शुरुआत चाहे जैसी भी हुई हो, पर अंत शानदार होना चाहिए। हाय एवरीवन, यूपीपीसीएस प्री के लिए आपके पास 17 दिन बाकी हैं। हर एक गुजरता दिन ये डिसाइड करेगा कि 22 दिसंबर को आपका पेपर कैसा जाता है और बेसिकली ये साल कैसा जाता है। देखो, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि कोई आपका ये प्रीलिम्स क्लियर होने से नहीं रोक सकता सिवाय आपके। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो आपके और आपके सक्सेस के पीछे जो इंसान खड़ा है ना, वो सिर्फ आप हो। ये लास्ट के जो 15-16 दिन होते हैं, आपके पास अभी 17 दिन बाकी है। मैं एग्जैक्टली दिन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहीं पे दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग इस लास्ट टाइम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे और जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ा है, जो भी चीज़ अब तक करके आए हैं वो लोग, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपना जो पोटेंशियल है ना उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर देंगे। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्रेशर में क्रम्बल कर जाएंगे। आप सोचोगे मैं आज ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, बट एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, दिन बीतने का जो प्रेशर होता है, जो अभी तक हुआ नहीं है उसको सोच के जो आपको एंजाइटी होती है कि मान लो मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और पेपर पता नहीं कैसा आएगा, मेरी तैयारी ऐसी है, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। बट इनको सोच के ना आप अपना जो फाइनल लैप है, जो अभी आप लास्ट दौड़ दौड़ रहे हो, उनमें बहुत से मिस्टेक्स कर देते हो। देखो, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट जो ये लास्ट का मोमेंट होता है, लास्ट का जो पीरियड होता है, यहाँ पे चीज़ें आपको कंसोलिडेट करनी होती हैं। अगर हम हायरार्की की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे आएंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ उन्होंने फॉर्म भर दिया है। हो सकता है बहुत तो एग्ज़ाम देने भी ना जाएं, बट जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो यहाँ पे आते हैं। प्रिपरेशन उन्होंने ठीक ठाक की है, बट आखिरी में एक फ़ाइनल पुश चाहिए होता है, और यही फाइनल पुश आपको यहाँ से यहाँ लाएगा। जो 1% लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उनमें आपका नाम तभी आएगा, उस कैटेगरी में आप तभी फॉल करोगे जब आप अपनी मिस्टेक्स को पहले एक्नॉलेज करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर मिनिमाइज़ करोगे। नाउ सी, हर एग्ज़ाम का एक सोल होता है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो या फिर यूपीपीसीएस की बात करो या फिर इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम की। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि मान लो जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लिए, वो बहुत आराम से यूपीपीसीएस प्री क्वालिफाई कर लेंगे, ये नहीं होता है। और वाइसे वर्सा भी नहीं होता कि जो लोग यूपीपीसीएस का प्री क्वालिफाई कर ले वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे। इनफैक्ट ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं वो जाके एसएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ की फैक्टर्स होते हैं, कुछ की एलिमेंट होते हैं, कुछ चेकलिस्ट होते हैं जिनको आपको टिक करना होता है। फाइनल मोमेंट में आप चाहे कितना भी अच्छे प्रिपरेशन किए रहो, बट सब लोग ना प्रोन टू मिस्टेक होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। बिकॉज़ इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये, इतना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है कि कभी कभी नर्व्स हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दैट इज़ वाई इन 17 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे बहुत आपको मैक्रो टर्म में चीज़ें बताऊँगा। इनफैक्ट आई वुड से कि ये चेकलिस्ट है, ये चीज़ें तो आपको करनी ही है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, आप इसको लिख लो और आप टिक करते जाओ कि हाँ ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। बिकॉज दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी। इनको आप छोड़ के या फिर इनको मिस आउट करके आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हो। सबसे पहले गेट इनटू दैट एग्ज़ाम जोन। 17 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, 22 दिसंबर को, और आपको आज से ही उस एग्ज़ाम के जोन में चले जाना है। बाई सेइंग डैट कि आपको एग्ज़ाम के जोन में जाना है, आई मीन टू से कि आप मैनिफेस्ट करो, आप रियलाइज़ करो कि आपको 17 दिन बाद एग्ज़ाम देने जाना है। आपका पेपर सुबह होगा, आप पेपर को कैसे हैंडल करोगे, कौन कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं जहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हो, कौन कौन से एरिया आपके वीक एरिया हैं जहाँ पे आपको इन 17 दिनों में काम करना है। उस मेंटल जोन में आपको जाना है, उस मेंटल स्टेट में जाना है, सो दैट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए आपको शॉक ना लगे। नहीं तो क्या होता है, आपके पास 17 दिन है और हो सकता है कि आप 7 दिन 8 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, बट जैसे ही आप एग्ज़ाम के लास्ट वीक में एंटर करोगे, आपकी पढ़ाई, आपकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाएगी अगर आपके अंदर एग्ज़ाम की एंजाइटी होगी। सो अपने आप को एक्लेमेटाइज़ करो, उस जोन में जाओ। आपने देखा होगा ना कि जो लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं या फिर बहुत ठंडी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले, वहाँ पे रहने से पहले कुछ दिनों तक उस मोमेंट को, उस एरिया को, उस एम्बियंस को, उस सराउंडिंग को फ़ील करते हैं, सिमुलेट करते हैं, मिमिक करते हैं, ताकि सीधे उस जगह जाके शॉक ना लगे। वहाँ तो फिज़िकली बात होती है, बट एग्ज़ाम में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, और आज से ही आपका वो मेंटल प्रिपरेशन का दौर जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है।
नेक्स्ट वन, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। आप रैंडमली कुछ भी उठा के कभी भी नहीं पढ़ सकते हो। आपको अपना दिन, अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक सब कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फोकस आपको करना पड़ेगा जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जो भी PIQ से पूछे जाते हैं, जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले आप उनको ख़त्म करोगे, उनको रिवाइज़ करोगे, उनको रिमेंबर करोगे, उनको रिकॉल करोगे, उसके बाद ही कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे। एक्स्ट्रा पढ़ने का तो टाइम ही आपके पास नहीं है। जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, अगर आप सिर्फ उनको करके जाते हो, उन पे अपना कमांड बना के जाते हो, बहुत आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। एक कहावत है ना कि पीपल ऑफन फॉरगेट टू सी द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी करने के चक्कर में, वो भी करने के चक्कर में, जो आप किए हुए हो उनको भी आप मिस आउट कर देते हो, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज़ नहीं करते हो। कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं पर सब्जेक्ट, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, टॉप 70 टॉपिक्स। आप जाके उनको एक बार देख लो और ये देखो कि उनमें से आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं और क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट वन, फैक्ट्स एंड डेटा को आप लास्ट वीक के लिए रखना। अभी से उठा के आप फैक्ट्स और डेटा रखने मत बैठ जाना। जैसे मिनरल डेटा हो गया आपका, एग्री डेटा हो गया, सेंसस डेटा हो गया, या फिर मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए। ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, इनको आपको लास्ट वीक के लिए छोड़ना है। आज आप टाइम दे के पढ़ोगे, मेहनत दे के पढ़ोगे, 2 दिन बाद आप वापस ज़ीरो पे आ जाओगे, सब कुछ फिर से फ्लश आउट हो जाएगा। क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उनके लिए हमारा जो मेमोरी होता है बहुत ही फ्रजाइल होता है, और नंबर, डेटा ये याद रखने के लिए आपको हर एक दिन रिवाइज़ करना पड़ेगा। कौन सी कंट्री टॉप 3 पे है, कौन सी कंट्री बॉटम 3 पे है, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये अवार्ड किसको मिला, ये बुक किसने लिखी है। ये सब जो एकदम कोर रेक्टिफिकेशन है, कोर फैक्ट हैं, इनको आप लास्ट वीक के लिए रखो, सो दैट अभी का जो पीरियड है वो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाए, प्लस जो रिवीजन है उस पे जाए। नहीं तो आप टाइम दोगे, आपका टाइम तो जाएगा, बट वो टाइम आपको फिर से देना ही पड़ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे स्मार्टली प्ले करो, और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको आप 15 से लेके 21 दिसंबर में रिवाइज़ करो। नेक्स्ट वन, CSET। वैसे तो UPPCS का CSET जो होता है वो बहुत ईजी होता है। अगर आपका मैथ बहुत वीक है फिर भी आपके पास इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, हिंदी में पैसेज, इंग्लिश में पैसेज, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन होते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली सिंपल होते हैं, आप काफ़ी ईजिली CSET क्वालिफाई कर लोगे। बट आपको CSET इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही पतली लाइन होती है। हो सकता है आपको ये लगे कि CSET मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत आराम से क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन आपको इस चीज़ को चेक करना होगा कि आप CSET में कितने अच्छे हो और अपने टाइम को, पेपर को, क्वेश्चंस को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको आज ही एक एक्सरसाइज करनी है। आज का मतलब आज ही कर लेना, इसको कल के लिए, परसों के लिए मत टालना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप आज का काम दूसरे दिन पे टालो। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप 2023 का CSET का पेपर ले लो। UPPCS का जो पेपर हुआ था उसको उठा लो, और एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो 2 घंटे बैठ के ना, प्रॉपर 2 घंटा बैठो और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एक OMR शीट ले लेना और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करना 2 घंटे में। एंड फाइनली आप ये देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि ये स्कोर डिसाइड करेगा कि आपका CSET कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। प्लस यहाँ पे ये भी देखना कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, वो किस सेक्शन का नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है और उनका फोकस ये रहता है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग, मैथ से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके कट ऑफ क्लियर कर लूँगा या फिर कर लूँगी। तो आपको ये भी देखना होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप किस सेक्शन से सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 2023 में मैथ बहुत ईजी आ गया हो, इंग्लिश का पैसेज बहुत ईजी आ गया हो, आप आराम से सॉल्व कर लिए और आपको लगे कि यार ये चीज़ तो मुझसे हो जा रहा है। बट जब तक आप अपने आप को सेक्शन वाइज जज नहीं करोगे कि किस सेक्शन पे आपका ज़्यादा होल्ड है, आप अच्छे से अपने CSET की प्रिपरेशन को गेज नहीं कर पाओगे। और सच में आप मेरी बात मानना कि अगर आपका प्रीलिम्स CSET की वजह से क्वालिफाई नहीं होता है तो जो दुख होता है ना उस वक्त, वो आप बयां नहीं कर सकोगे। एंड काफ़ी लोग का CSET की वजह से भी क्वालिफाई नहीं होता, ये भी आप याद रखना। इसीलिए CSET को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज ही CSET का पेपर उठाओ, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में लगाओ, देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, एंड उसके बाद आप ये जज करो कि किस सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर किया है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और जो सेक्शन वीक है उनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत लोग हिंदी वाले सेक्शन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं,
बट हिंदी में जो पैसेज होता है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये टारगेट कर सकते हो कि सीसर के पेपर में आपको पैसेज सॉल्व करना है। इससे एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपके पास एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी रहेगी कि मुझे सीसर का पेपर कैसे टैकल करना है, मुझे पेपर में पहले 1 घंटे में कौन कौन से क्वेश्चन टारगेट करने हैं। नहीं तो बहुत लोग के साथ ये भी हो जाता है कि वो पूरा का पूरा पेपर भी नहीं देख पाते, पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गो थ्रू नहीं कर पाते, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही फंसे रह जाते हैं और जो इजी क्वेश्चन होता है वो लास्ट में होता है। दैट इज़ वाई अपनी जो स्ट्रेटजी है ना उसको पहले ही आपको बना के रखनी है कि मुझे सी सेट को ऐसे मैनेज करना है। ये एक्सरसाइज आप आज ही करोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 7 ईयर का PYQ, GS का, GS1 का 2017 से लेकर 2023 तक का PYQ आपको लगा के ही जाना है। आप हो सकता है घटना चक्र लगाए हो और घटना चक्र में भी PYQs होता है, बट उनको आपको साइड रखना है, उनको आप यहाँ पे काउंट नहीं करोगे। 2017 से लेके 2023 तक का PYQ एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में 2 घंटे बैठ के पेपर को लेके आपको लगाना है। हर एक क्वेश्चन को लगाते वक्त आपको क्वेश्चन को टाइम देना है, क्वेश्चन के बारे में सोचना है और सिर्फ लगाना नहीं है। यहाँ पे देखो मेन मोटिव ये नहीं है कि आप पेपर सिर्फ लगा लो, देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ मेन मोटिव ये है कि आप अपने आप को एनालाइज़ करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करो, आप खुद को जानो कि आप पेपर में कैसा परफॉर्म कर सकते हो, कैसा परफॉर्म कर पाओगे। जब तक आप खुद के पोटेंशियल को नहीं जानोगे, खुद के स्ट्रेंथ को, खुद के वीकनेसेस को नहीं जानोगे, आप एग्ज़ाम में इस पे बैंग ऑन नहीं कर पाओगे। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे पेपर को एनालाइज करना है और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमको PYQ के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को, अपने पोटेंशियल को, अपनी कमियों को एनालाइज करना है और अगर आज के दिन हमारी परफॉर्मेंस यहाँ है तो उसको यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आना है, कैसे एनालाइज करना है, लेट अस सी। आप इस चार्ट को ना डाउनलोड कर लेना। दिस इज़ योर सेल्फ एनालिसिस चार्ट। ये आपकी परफॉर्मेंस का आईना है। दिस विल गिव यू अ रियलिटी चेक कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हो और आपको क्या सुधार लाना है। जिन 7 सालों का आपको PYQ लगाना है उनको आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करना होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स पे खुद को जज करना होगा, सो दैट बहुत से माइन्यूट, बहुत ही बारीक से बारीक गलतियाँ पकड़ पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो 2017 का पेपर लगा रहे हो एंड आप ना स्टार्ट 2017 से ही करना, 2023 से मत करना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौर में इतने बार PYQs को लगा चुके रहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर भी हमको याद हो जाता है। इसीलिए आप रीसेंट पेपर से स्टार्ट मत करना, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना, 2017 से, फिर 2018, 19, 20, 21, 22, 23। ना इस चार्ट को कैसे यूज़ करना है, मान लो आप 2017 का पेपर दे रहे हो, अब इसके बाद पेपर को आपको 2 राउंड में देना है। पहला राउंड वो रहेगा जहाँ पे आप श्योर शॉट रहोगे, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करते जाओगे, और दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिनको आप फर्स्ट राउंड में टिक नहीं कर पाए थे, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन था कि इसका A होगा कि B होगा। सो यहाँ पे पहले राउंड में जब आप क्वेश्चन को टिक करोगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे। इसी तरह सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चंस आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे। जितने सही होंगे यहाँ लिखोगे, जितने गलत होंगे यहाँ लिखोगे। मान लो पहले राउंड में आपने 80 अटैम्प्ट किया, 80 में से आपके 60 सही हो गए, 60 यहाँ लिखोगे, 10 गलत हो गए, 10 यहाँ लिखोगे। इसी तरह करके इसको फिल करोगे। नेक्स्ट आपका ये जो कॉलम है वो ये बताएगा कि जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप लॉजिकली गेस करोगे, जहाँ पे आप कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। फॉर एग्जांपल जो असर्शन रीज़न का क्वेश्चन होता है, जो मैच द कॉलम होता है, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला होता है, वहाँ पे एलिमिनेशन लगता है। तो जब आप एलिमिनेशन लगा रहे हो, कितने क्वेश्चन में आपके एलिमिनेशन सही लग रहे हैं यहाँ पे लिखोगे, और कितने में गलत हुए हैं यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जो करेक्ट हुए हैं, जो यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, ये करेक्ट क्यों हुए हैं, श्योर आपको पता था इसका आंसर यही है तब, या फिर आपने तुक्का लगाया है। कई बार तुक्के से भी सही होता है ना, मान लो A और B में कन्फ्यूजन हुआ और हमने फिर B लगा दिया, B आपका तुक्के से सही हो गया, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पता नहीं था बट तुक्का आपका लगा। तो यहाँ पे आप यही फिल करोगे कि कितने क्वेश्चन आपके श्योर शॉट सही हुए और कितने आपके तुक्के से सही हुए। ना जो आपके इनकरेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, तो इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? आपके सिली मिस्टेक की वजह से, क्वेश्चन में कुछ और दिया था, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा था, आपने इनकरेक्ट चूज़ कर लिया, या फिर लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। मान लो कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपने देखा है, उसको पढ़ा है, बट आपको याद नहीं आ रहा है। आपसे पूछ लिया कि 104th अमेंडमेंट किसका है, ये आपने पढ़ा होगा बट हो सकता है आपको याद ना हो, रिवाइज आपने ना किया। तो यहाँ पे आप भरोगे कितने क्वेश्चन ऐसे हुए जो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुए। एंड इसके बाद नॉलेज डेफिसिट,
बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपके नोट्स में ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वही फील करोगे कि कितने क्वेश्चन आपके नॉलेज की कमी की वजह से गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, नॉट अटेम्प्टेड। 150 क्वेश्चन में से आपने कितना अटेम्प्ट नहीं किया, यहाँ पे आप फील करोगे। इसके बाद कितना सही हुआ यहाँ लिखोगे, कितना गलत हुआ यहाँ लिखोगे। फाइनली आपका मार्क्स कितना है और उस साल कट ऑफ कितनी गई थी ये देखोगे। सो ये पूरा ना एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट है। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आप कितना रिस्क ले पाओगे। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, मैं 140 अटैम्प्ट करके आया, मैं 150 अटैम्प्ट करके आया। दूसरों के एग्जाम्पल से आपको नहीं चलना है, आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आप जब रिस्क लेते हो, आप जब तुक्का लगाते हो तो कितना तुक्का आपका सही बैठता है, कितना एलिमिनेशन आपका सही बैठता है। अपने सिचुएशन को स्टडी करके आपको रिस्क लेना है, आपको अटेम्प्ट लेना है। दूसरों की किताबों से खुद की लाइफ को जज नहीं करना है कि कोई XYZ बोल दिया कि मैं तो 150 का 150 सॉल्व करके आता हूँ तो आप भी जाके अंधा सॉल्व करने लगे। इससे सिर्फ यही होगा कि आप खुद को मिसजज कर लोगे। ये चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड इसको आज ही डाउनलोड कर लेना और अपना PYQ का जो एनालिसिस है ना उसको स्टार्ट करना। CSET का जो मैंने एनालिसिस कहा है ना वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, मॉक स्कोर। इस वक्त मॉक स्कोर को लेके भी बहुत लोग टेंशन में होंगे। किसी का 50 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है। और मॉक स्कोर कम आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक स्कोर आपका क्यों कम आ रहा है इसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने यहाँ पे आपको सेल्फ एनालिसिस चार्ट बताया है, इस चार्ट के थ्रू ही बहुत कुछ एनालाइज हो जाएगा। अब मॉक में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो UPSC लेवल के हो जाते हैं, या फिर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएंगे। अब मान लो आप किसी XYZ कोचिंग का मॉक लगा रहे हो, मान लो आप दृष्टि का लगा रहे हो, मान लो आप ध्रुव का लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अपने ही रिसोर्स से बना लेते हैं। मतलब जिन्होंने उनका रिसोर्स पढ़ा होगा करंट अफेयर का वो तो सॉल्व कर लेगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका गलत होगा। इसीलिए मॉक का स्कोर ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजर नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को जज करने का। आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक को सिर्फ 2 तरीके से देखो। पहला, रिवीजन के तरीके से, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही तो आप जाके रिवाइज कर लिए। और दूसरा, सिली मिस्टेक्स होने से बचने के लिए। एग्ज़ाम में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, बहुत से क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हो जाएंगे। कहीं आप क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे, कहीं आप ऑप्शन गलत टिक कर दोगे, तो ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं इनकी वजह से ही आपका 3 से 5 मार्क्स उड़ जाता है। इनफैक्ट 10-10, 12-12 मार्क्स भी लोगों का उड़ा हुआ है। तो सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है, वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हो मॉक से और रिवीजन कर सकते हो। मॉक के स्कोर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर ध्यान देना है। आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो डैट मीन्स यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉक पेपर की गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती है और उन्हीं गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना है। 17 दिन बहुत होते हैं खुद की प्रिपरेशन को फर्श से अर्श पे लाने के लिए। बस छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं ना उनको आपको सही करना है। नेक्स्ट वन, करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स का मैंने आय दृष्टि स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। 5 लेक्चर हो गया है, 2 लेक्चर सिर्फ और बाकी है। और मैंने करंट अफेयर को आय दृष्टि को माइंड मैप के थ्रू प्रिपेयर किया था, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया है। माइंड मैप को प्रिपेयर करने में, माइंड मैप को पूरा बनाने में टाइम तो बहुत जाता है, मेहनत बहुत लगती है, बट आई नो कि मेरे इस टाइम का, मेरी इस मेहनत का एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है अभी आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होगे, बट जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और फैक्ट याद करने में, डेटा याद करने में आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, तब आप रियलाइज़ करोगे कि करंट अफेयर को पढ़ने का लर्निंग प्रोसेस कितना इजी हो गया था आपके लिए। जो याद करने की प्रॉब्लम अब तक होती है ना कि हम लोग आय दृष्टि याद नहीं कर पाते, लास्ट मोमेंट में इतने फैक्ट्स को कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता, वो प्रॉब्लम इस बार आपको बहुत कम होगी। इनफैक्ट आई वुड से कि जिस तरीके से माइंड मैप को प्रिपेयर किया गया है, आप इन 17 दिनों में उसको 17 बार रिवाइज कर सकते हो। और यही आपको करना है, मल्टीपल रिविजन्स करना है आय दृष्टि का। जो मैंने माइंड मैप प्रिपेयर किया है उसको हर दिन 1 घंटा 2 घंटा देख के सिर्फ देख लिया करना। ना देखो, एक आपका दिन जो है वो कैसा दिखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आप कोई एक सब्जेक्ट लेके पूरे दिन नहीं बैठ सकते हो। अपने हर एक दिन को आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ करना है। तो आपका एक जो नॉर्मल दिन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना। एक पार्ट आपका करंट अफेयर लेगा, एक पार्ट आपका CSET लेगा और एक पार्ट आपका GS का सब्जेक्ट लेगा। यहाँ पे आप CSET प्लस PYQs कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि जब हम अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बोरियत फील नहीं होता। नहीं तो मान लो आप सिर्फ GS पढ़ोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 4 घंटे 5 घंटे हो सकता है बहुत ध्यान से पढ़ो,
बट उसके बाद आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होने लगेगी। आप किताब खोल के तो बैठे रहोगे, आपको लगेगा भी कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में ना आपके दिमाग में कुछ आएगा और ना आप कुछ पढ़ रहे होगे। इसीलिए अभी ज़रूरत यह है कि आप अपने दिन की पढ़ाई को स्विच करते रहो, सो दैट जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं तो जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है ना वो फिर से बूस्टअप हो जाता है, आपको पढ़ाई मोनोटोनस नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन, इन 17 दिनों के हर एक सेकंड को आपको यूटिलाइज़ करना है, हर एक सेकंड को। अभी आप एक सेकंड, एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आई वुड से कि अगर हो सके तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा लीव ले लो, क्योंकि देखो जो ये लास्ट का टाइम है ना, बहुत रिजल्ट यहीं से निकल के आएगा। आप हर एक दिन सिर्फ अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा देते हो तो 17 दिन में आपको 17 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसको आप पढ़ाई से इक्वेट करोगे तो ये मान लो कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप हर दिन 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हो, डैट मीन्स 16 घंटा 17 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 17 दिन की जगह आप इसको 19 दिन बना सकते हो। इसीलिए हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का, हर एक घंटे की वैल्यू है अभी। लास्ट वन, फाइट फाइट फाइट। लास्ट मोमेंट तक आपको फाइट करना है। प्लीज़ डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आपको लास्ट तक, आपको आखिरी दिन तक लड़ते रहना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरी तैयारी इतनी है, मैंने उतना पढ़ा है और बाकियों ने इतना पढ़ा है। आपको ये नहीं पता होता है कि पेपर कैसा आएगा। बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आपने तैयार किया है, तो अपने ऊपर डाउट मत करना। एंजाइटी होगी, सेल्फ डाउट भी आएगा, लेकिन सिर्फ आप एक बात याद रखना, चाहे शस्त्र, साहस, सहयोग हो या ना हो, अपने हिस्से के युद्ध सबको लड़ने होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस युद्ध को लड़ोगे भी और जीतोगे भी। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसी से मैं ख़त्म करूँगा इस लेक्चर को। शुरुआत चाहे जैसी भी हुई हो, अंत शानदार होना चाहिए।